चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम ओडिशा के कटक के एक छोटे से गांव से आई एक बेहद खौफनाक और रियल पैरानॉर्मल घटना पर नजर डालने वाले हैं। ये डेटा हमें एक लोकल सोर्स से मिला है और यकीन मानिए ये केस सिर्फ डरावना ही नहीं है बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े करता है जो रातों की नींद उड़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता है जब मॉडर्न और रिबेलियस बनने के चक्कर में पुरानी ग्रामीण मान्यताओं और चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए। क्या सदियों पुरानी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज कर देना हमेशा सेफ होता है? यही वो पॉइंट है जहां से ये पूरी खौफनाक कहानी शुरू होती है। सेक्शन 1, द फ्रोजन घोस्ट लेजेंड। आगे बढ़ने से पहले एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से इस गांव के बाहरी इलाके से जुड़े उस भयानक इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। साल 2015 की बात है और ये कोई आम श्राप नहीं था। इसका एक बड़ा ही सटीक और डेडली 14 डे का साइकिल था। डे 1, गांव के उस सुनसान रास्ते पर पहली बार एक बूढ़े आदमी की आत्मा देखी जाती है। इसके बाद डे 2 से लेकर डे 13 तक जिसने भी उस आत्मा को देखा उसके शरीर का खून जमने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह रुक जाता है। और डे 14 पर शिकार की मौत हो जाती है। उसकी पूरी स्किन छिलती हुई बर्फ में बदल जाती है। अब खौफ का लेवल लिटरली इतना ज्यादा था कि सोचिए वो डरावना रास्ता एक परिवार के नींबू के बगीचे के बिल्कुल बगल से गुजरता था। बगीचे के मालिक उस आत्मा से आई कांटेक्ट करने से इतना ज्यादा डरते थे कि वो अपने ही बगीचे से नींबू तोड़ते वक्त आंखों पर पट्टी बांध कर रखते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सेक्शन 2, 3 रिबेलियस फ्रेंड्स। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे 3 मेन किरदारों की, सुमित, आर्यन और राहुल। यही वो 3 लोग हैं जो इस भयानक लेजेंड से सीधा पंगा लेने वाले थे। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग सोच का एक क्लासिक क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ गांव के बुजुर्ग हैं, डरे हुए, प्रोटेक्टिव और उस श्रापित रास्ते को लेकर बेहद सतर्क, और दूसरी तरफ ये 3 दोस्त मॉडर्न, विद्रोही, जिन्हें इस फ्रोजन घोस्ट की कहानी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उनके लिए ये सब बस एक अंधविश्वास और फालतू का डर था। सेक्शन 3, मिडनाइट एट द ऑर्चर्ड। अब चलते हैं सीधे उस रात की तरफ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ पलट कर रख दिया। ये गांव के मुखिया के परिवार में एक बड़ी शादी की रात थी जब पूरा गांव जश्न में डूबा था और किसी का ध्यान इन तीनों पर नहीं था। उस रात की घटनाओं का सीक्वेंस कुछ इस तरह था। रात के 2 बजे ये लड़के अपनी साइकिल उठाते हैं और मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे छोटे पुल को पार करते हैं। 2:30 बजे वो उस भुताहा रास्ते पर पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं। लेकिन जब आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होता तो 3 बजे वो निराश होकर अपनी बहादुरी का सबूत जुटाने के लिए उस मना किए गए नींबू के बगीचे में घुस जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। उन तीनों ने एग्जैक्टली 3 नींबू तोड़े और ठीक इसी पल सब कुछ भयानक तरीके से गलत होना शुरू हो गया। गुड। उस मुर्दा सन्नाटे को चीरते हुए अचानक पीछे मौजूद तालाब के बीचों बीच से खौफनाक बुलबुले उठने की तेज आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी अजीब और तेज थी कि रात के अंधेरे में बैठे सारे जंगली जानवर, चमगादड़ और पक्षी चीखते हुए पागलों की तरह भागने लगे। तालाब के ठीक बीचों बीच से जो चीज बाहर आई वो सफेद कपड़ों में एक बूढ़े आदमी की आकृति थी जिसका चेहरा बुरी तरह से फटा हुआ और डरावना था। उसके शरीर से इतनी ठंडी और गाढ़ी भाप निकल रही थी मानो कोई बर्फीला तूफान आ गया हो। सबसे डरावनी बात, वो पानी पर चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। और जैसे ही राहुल ने मोबाइल निकालकर उसकी फोटो खींची, कैमरे की फ्लैश चमकते ही वो आत्मा पलक झपकते ही तालाब से टेलीपोर्ट होकर सीधा रास्ते पर उनके सामने आ खड़ी हुई। सेक्शन 4, द टेरिफाइंग एस्केप। अब ये एडवेंचर एक असली जीते जागते दुष्स्वप्न में बदल चुका था। यहां से शुरू होता है जान बचाने का खेल। लड़कों ने वहां से भागने के लिए अपनी साइकिलों को पूरी ताकत से भगाया, लेकिन वो एक भूल भुलैया यानी एक भयानक फिजिकल लूप में फंस चुके थे। वो जितनी बार भी भागते, पेडल मारते, घूम फिर कर वापस उसी नींबू के पेड़ के सामने आ जाते जहां से उन्होंने नींबू तोड़े थे। वो जगह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो सवाल ये है कि ऐसे सुपरनैचुरल ट्रैप से कोई बाहर निकले तो कैसे निकले? जब हर रास्ता आपको वापस उसी मौत के मुंह में धकेल रहा हो तो क्या किया जाए? जान बचाने का सिर्फ एक ही हताश करने वाला रास्ता बचा था। उन्होंने अपनी साइकिलें वहीं फेंक दी और सीधा उस बर्फीले भुताहा तालाब में छलांग लगा दी ताकि पानी तैरकर किसी तरह अपने गांव की तरफ पहुंच सकें। लेकिन जब वो बीच तालाब में तैर रहे थे,
आर्यन को अचानक अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। किसी की बहुत भारी, दबा देने वाली, बर्फीली पकड़ ने उसके कंधे को जोर से जकड़ लिया था। जरा सोचिए, उस जमे हुए पानी के बीच किसी अदृश्य शक्ति के उस बर्फीले स्पर्श का खौफ कितना भयानक रहा होगा। सेक्शन 5, अ चिलिंग आफ्टरमैथ। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जो मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिजल्ट सामने आए वो शायद उस रात से भी ज्यादा डरावने थे। उन लड़कों की हालत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सुमित को भयंकर बुखार आया। वो बिना रुके बस रोए जा रहा था और उसे अपने दोस्तों के चेहरों में भी वही भूत दिखाई दे रहा था। राहुल का फोन, जिससे उसने फोटो खींची थी, वो हमेशा के लिए इतना ठंडा हो गया कि उसे छूना भी मुश्किल था। और आर्यन के कंधे पर एक काला, सिकड़ा हुआ बर्फीला हाथ का निशान हमेशा के लिए छप गया था और उसे अपनी ही माँ के चेहरे में वो बूढ़ा आदमी नजर आने लगा था। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब आर्यन की माँ और राहुल भागते हुए सुमित का हाल जानने उसके घर पहुंचे। सुमित वहां था ही नहीं, वो गायब था। और सबसे भयानक बात, उसके बिस्तर पर सिर्फ सड़े हुए नींबू पड़े थे। उसके विकलांग पिता और खौफजदा माँ के पास कोई जवाब नहीं था। और आज इस घटना के इतने समय बाद भी केस का स्टेटस क्या है? पूरा गांव छान मारा गया, लेकिन सुमित का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन और राहुल ने खुद को 10 दिनों तक एकांत में बंद कर लिया था। आज वो दोनों बचे हुए दोस्त एक सहमी हुई, अलग थलग जिंदगी जी रहे हैं। एडवेंचर का नाम लेने से भी कांपते हैं। और वो गांव आज भी उस रास्ते से खौफ खाता है। तो इस पूरे केस को खंगालने के बाद जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या ये सिर्फ अंधेरे और घबराहट में पैदा हुआ कोई दुखद हादसा था, या फिर कटक का वो बर्फीला भूत आज भी उस नींबू के बगीचे की रखवाली कर रहा है? मिथक और वास्तविकता की लाइन क्रॉस करने का ये अंजाम सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।